बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जो वर्णों या ध्वनियों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। ध्यान सुने इसके बारे में। वर्णमाला जब आप सीख जाएंगे, वर्णमाला जब आप सीख जाएंगे तब अब आगे संधि वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ पाएंगे। वर्णमाला का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो देखें वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों वर्णों या ध्वनियों का क्रमबद्ध वर्णों या ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक। तो वर्णों की क्या माला, तो वो क्या कहलाएगा? वर्णों या ध्वनियों का एक क्रमबद्ध समूह हो वो कहलाएगा वर्णमाला। अब बात आती है कि वर्ण या ध्वनि क्या होते हैं। तो देखो ध्वनि क्या है, ध्वनि के बारे में देखते हैं हम लोग। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण या भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन है? ये ध्वनि होती है। वर्ण या भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी का मतलब क्या है कि इसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। इसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। ठीक। इसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। ठीक। तो वर्णमाला क्या है बच्चों? वर्णमाला है वर्णों या ध्वनियों का जो क्रमबद्ध समूह है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। तो हमने कहा वर्ण या ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि हमने लिखवाया कि ध्वनि क्या है? वर्ण या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो है क्या? वर्ण या ध्वनि। अब बात आती है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं अक्षर व वर्ण में अंतर। फिर आगे बढ़ेंगे वर्णमाला में और डिटेल में जाएंगे। अभी पहले क्या देखते हैं कि अक्षर जो होता है और वर्ण होता है उसमें क्या अंतर है। ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या? जैसे एक शब्द है पुनः। एक शब्द क्या है? पुनः। अब इसमें अक्षर कितने हैं? अक्षर है इसमें एक तो पु और एक क्या है? पुनः। तो दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं बच्चों हैं। आगे देखें। अब बात आती है कि इसको अगर हम बिल्कुल ध्वनियां इसकी देखें कितनी है, तो ध्वनियों का मतलब है कि इसके वर्ण कितने हैं। तो देखें इसमें पा आ रहा है, प, पू आ रहा है, तभी तो पू है ना। प्लस फिर कौन आ रहा है? एक आ रहा है न। न हलंत लगा हुआ। ठीक। न बना है तो इसका मतलब आ भी आ रहा होगा। ठीक है। और विसर्गे लगी हुई है तो हा भी आ रहा होगा। तो कितने आए? इसमें आए प, उ, न और अ और ह। पुनः। तो पुनः में कितने वर्ण आ गए? तो टोटल इसमें वर्ण हो गए कितने? 5 वर्ण। कितने हुए? 5 वर्ण हो गए। ठीक है। तो एक शब्द हम लोगों ने देखा कि पुनः। तो पुनः में अक्षर तो 2 हैं और वर्ण कितने हैं? 5 हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है। इसको आप बिल्कुल एक एक पॉइंट देखते चलेंगे तो आपको बिल्कुल वर्णमाला क्लियर हो जाएगी। पूरी वर्णमाला क्या होती है ये देखो। किसी भी हिंदी का कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आगे का, उसको जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वर्णमाला क्या है, कितने वर्ण है इसमें और क्या क्या उनके प्रकार हैं, उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है। कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो देखें आगे। अब वर्णमाला की बात करते हैं और आगे के बारे में। तो वर्णमाला क्या थी? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते थे? वर्णमाला कहते हैं। तो ध्वनि क्या होती है हमने बताया। गलत। ध्वनि का मतलब साउंड क्या है? वर्ण या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है
सबसे छोटी शब्द कह दिया गया, इसका मतलब है कि इसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, मतलब अब इसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो फिर अक्षर और वर्ण में हमने आपको अंतर बताया कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। तो अक्षर, जैसे एक एग्जांपल लिया पुनः में, तो 2 अक्षर थे, पर वर्ण कितने निकले उसमें? 5 वर्ण निकले, या ध्वनियां कितनी है? 5 है। ठीक, अब आगे वर्णमाला के बारे में और डिटेल में देखते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप, जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। तो आगे देखें अब, वर्णमाला जो है, अभी तक इसमें 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। अभी एक नया जोड़ दिया गया है, 53 हो गए हैं अभी थोड़े से दिन पहले। तो वैसे अभी तक कितने थे? 52 थे। तो अब कहीं 53 भी अगर विकल्प में आ जाएगा तो वो भी सही हो सकता है। तो अब ये 52 वर्ड कौन कौन से हैं, इनको हम अलग अलग समझते हैं नंबर वाइज, जिससे आपको फिर आगे डिटेल में बताएंगे उनके बारे में। तो देखो, पहली बात आती है स्वर। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कहीं कहीं किताब में आपको 13 मिल सकते हैं। वो जो 13 में जो अंग और आह जोड़े गए हैं वो अयोग भाव होते हैं, वो भी जोड़ दिए गए स्वर में। वैसे मूल स्वर जो है वो कितने हैं? मूलता या प्रमुखता जो स्वर है वो कितने हैं? 11 है। ठीक, इसके बाद स्वर 11 है, फिर इसमें होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आगे बताएंगे अभी। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 4। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन, इन्हें भी जानेंगे आगे क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, इसके बाद आती है अगला अनुस्वार। अनुस्वार ये कितने होते हैं? अनुस्वार ये 1 होता है। ठीक, फिर आते हैं स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। ठीक, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको आगे हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये 4 होते हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन ये होते हैं बच्चों 2। ठीक, और फिर आते हैं द्विगुण व्यंजन के बाद में विसर्ग। विसर्ग ये विसर्ग होता है कितना? 1। अब इनको आप टोटल करके देखें एक बार, कितने हो पाएंगे। तो देखें, 1 और 4 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15 और 4 19 और 2 21 और 1 22 के 2 हासिल 2 लग जाएंगे, तो 2 और 1 3 और 2 5। तो टोटल कितने हो गए? 52 वर्ड हो गए। 52 वर्ड हो गए। ठीक, तो इसमें कितने कितने हैं? स्वर कितने हैं? 11 हैं। अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। देखिए नहीं रहा। तो कोई नहीं ला, ठीक है। तो देखो फिर आगे, तो अंतः संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अनुस्वार 1 होता है। अनुस्वार और विसर्ग 1 1 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे क्या कि 52 वर्ड कौन कौन से हैं। अब हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं, तो इनको आप नोट करते चलेंगे। अब हम देखेंगे स्वर कौन कौन से हैं। ठीक, देखें स्वर, देखें क्या है। स्वर क्या होता है तो देखें, स्वर क्या है। स्वर हमने बताया कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक, तो स्वर 11 कौन कौन से होते हैं देखेंगे। आ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ठीक, फिर ऋ, ए, ए, ओ, औ। गिने कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए? ये 11 वर्ड हो गए। इसमें अगर अयोग वह अंग और आह जोड़ दिए जाएं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। अब बात आती है कि जो ये 11 स्वर आपको दिख रहे हैं,
इन 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, इधर नहीं दिख रहा है, 3 भागों में बांटा गया है। तो वो स्वर कौन कौन से हैं? पहला है हर्ष स्वर, ठीक। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्ष होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। तो अब नाम से ही पता चल रहा है हर्ष में क्या होगा, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे हर्ष स्वर। जैसे कौन कौन से हैं इसमें? इसमें है अ, ई, उ। तो अ, ई, उ 3 है हर्ष स्वर, ठीक है। कितने हैं इनकी संख्या? 3 है हर्ष स्वर। अब बात आती है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हर्ष की तुलना में, की तुलना में अधिक समय लगे। क्या लगे? अधिक समय लगे। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है, देखो, आ, बड़ा आ होता है, और फिर ई, उ, ए, आ, ई, उ, ए और औ, ओ और औ। ये सब कौन होते हैं? ये सब आते हैं हर्ष स्वर में, ठीक। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें, मतलब, जो इनमें जितना समय लग रहा है उससे कई गुना समय लगे हैं। तो हम लोग देखते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में कई गुना, कई गुना समय लगे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कैसे लिखा जाता है? देखें, जैसे ये जब यूज होता है, जब ज्यादा यूज भी नहीं होता वर्णमाला में, ये जब यूज होता है जब आप किसी को बहुत तेज आवाज देके बुलाएं दूर से, जैसे राम, तब यूज होगा, ठीक। या हम लोग बोलते हैं ओम, ओम। तो ये जो हम बना रहे हैं एस टाइप का, ये है क्या? प्लुत स्वर, ठीक। तो स्वर बच्चों कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऊपर लिखे हुए हैं अ, आ, ई, उ, रे, ए, औ, ओ, औ, अंग, आहा। अंग, आहा जो है वो अयोग वहा है, उन्हें जोड़ देंगे तो 13 हो जाते हैं। बाकी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं, वो तीनों हमने देख लिए हैं, ठीक है। इनको नोट कर लेंगे, आगे देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो देखो बच्चे, क्या व्यंजन क्या होता है? स्वर हम लोग देख चुके हैं, स्वरों में क्या क्या प्रकार थे। व्यंजन क्या है? वर्णों का उच्चारण इसमें क्या होता है? रुक रुक कर होता है, और ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं। व्यंजन में क्या होते हैं? ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं, और इनका उच्चारण स्वरों के बिना संभव नहीं है। इनका उच्चारण स्वर के बिना क्या नहीं है? संभव नहीं है। तो देखो, व्यंजन हमने लिखे हैं यहाँ पे, बोर्ड में देख रहे होंगे आपको। तो ये कौन कौन से हैं? इसको कचटतप से याद रखते हैं। किससे? कचटतप। पहली लाइन याद कर लेंगे आप, क, च, ट, तप। तो देखो क्या क्या व्यंजन है, इनका क्या क्या नाम है। अब ये गले की जो ध्वनि है, गले से निकलने वाली ध्वनियां हैं जो मुख से निकलने वाली, उनके आधार पे है ये। उन्हीं के आधार पे इनका बंटवारा किया गया। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। तो आपको दिख रहा होगा कि जब आप बोल के देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ, तो ये क्या होगा? ये कंठ से निकलेगी आवाज। कहाँ से निकलेगी? कंठ से। चा बोल के देखें, चा, छ, ज, झ, या। तो इसमें जीभ जो है वो कहाँ? तालू पे टकराएगी, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? तालब भी बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। इनको जब बोलेंगे आप, ये वाला जो ट वर्ग है,
तो क्या होगा, टा वर्ग वाले हो तो आपकी जो जीभ है वो तालु पे तो लगेगी पर मुड़ के लगेगी, पहले मुड़ेगी, टा, टा बोल के देखेंगे आप, टा तो क्या होगा, मुड़ के पीछे के लिए लगेगी, पीछे वाले हिस्से में, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, मूर्धा कहा जा रहा है, ये मूर्धा वर्ग है, मूर्धन्य है। ता वाला बोल के देखें, ता, ता था, द धा, ता सॉरी था होगा यहाँ पे, ता था, द धा ना, तो इसमें जो ता था द धा ना बोलेंगे तो क्या होगा, तो ये दंत पे, दांतों पे टकरा रही जीभ। ओष्ठ वाले कैसे हैं, प, फ, ब, भ, म, तो आपने देखा होगा ये किससे बोले जा रहे हैं, होंठों से बोले जा रहे हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर पहले बचपन में उनके दांत नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पापा बाबा ऐसे शब्द जल्दी बोल लेते हैं, बाकी शब्द बोलने में उन्हें टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि ये शब्द किससे बोले जा रहे हैं, ये शब्द बोले जा रहे हैं होंठों से। अब ये देखो जो कचटतप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पे ही हम लोग अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, और इसके आधार पे ही अघोष सघोष व्यंजन किस प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ इसी के आधार पे सीखने वाले हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी वर्णमाला और लिखते हैं, प फ ब भ म के बाद क्या आता है, य र ल व, य र ल व, ये कौन से हैं, इनको कहा जाता है अंतस्थ, इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। तो ये आप याद कर लेंगे कि ये चार होते हैं अंतस्थ, शुरुआत में लिखवाए थे तो वो चार कौन कौन से हैं, य र ल व। फिर बात आई थी संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल व श, तो फिर आएगा श, श, स और हा। इनको बोलने में क्या होता है, मुख से ऐसा लगता है जैसे ज्यादा मतलब संघर्ष हो रहा है, ज्यादा ज्यादा ऊष्मा निकल रही है, श, श, हा, ठीक। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये चार होते हैं ये भी, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इनको, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, ड और ढ। ये क्या है, ये इन्हीं, यही वाला जो ड है, हाँ ये ड और ढ, इन्हीं के मतलब इनका विकास हुआ है इन वर्णों का, उन्हीं से ये बने हुए हैं। इनको हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, कैसे कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये पेपरों में खूब पूछे जाते हैं कंपटीशन में, जो कंपटीशन जिसमें हिंदी आती है इन एग्जामों में उनमें है। इसके बाद आते हैं जो संयुक्त व्यंजन है, वो कौन कौन से हैं, वो है छ, त्र, ज्ञ, वो कौन कौन से हैं, देखें इधर, यहाँ लिखे देते हैं, छ, वह छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार हैं जो कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त क्यों है ये, देखते हैं एक एक करके, देखो इनको संयुक्त कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये क्या क्या है, देखो छ क्या होता है, ये का और श दोनों से मिलके बना है, क्योंकि इसको इंग्लिश में भी आपको पता हो के एस एच बोलते हैं, के एस एच ए, तो क्या हो जाएगा, क और श। त्र किससे किससे मिलकर बना हुआ, ता और रा, किससे मिलकर बना है, ता और रा। ज्ञा, ये किससे मिलकर बना है, ये बना ज प्लस आ, ज प्लस आ से बना है ज्ञा। श्रा, ये किससे बना है, ये बना है सा और रा से, किससे किससे, शा और रा, इससे मिलके बना है ये श्रा, ठीक। ऐसे चार आरे बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, श्रा। तो ये इनको संयुक्त कह रहे हैं, क्योंकि ये दो दो अक्षरों के, दो दो वर्णों के संयोग से क्या हुए हैं, बने हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन। तो अभी तो हमने इतना जाना, इसमें भी बहुत कुछ है इसी कचट में, नोट करते जाएंगे क्या, कि जो क ख ग घ ण है, ये क्या है, ये वर्ग कहलाता है कंठ वर्ग, या क वर्ग जो है, इसकी ध्वनि कहाँ से आ रही है, तो कंठ वाले कौन कौन से हैं, क वर्ग वाले हैं। तालव्य में कौन कौन से हैं, च वर्ग वाले हैं। टा वर्ग वाले किसमें है, मूर्धा में है। ता वर्ग वाले दंत में है, और पा वर्ग वाले ओष्ठ में है। इसमें ये जो लास्ट लाइन है, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर, मतलब पांचवा अक्षर, क्योंकि ये अगर वर्ग आप देखेंगे, ये पहला वर्ग है, द्वितीय वर्ग है, तृतीय है, चतुर्थ है और ये पंचम है। इन्हीं के आधार पर भी आगे बहुत कुछ लिखने वाले हैं, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ये कौन कौन से वर्ग हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
और य र ल व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शा शा तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त में कौन कौन आते हैं? डा और ढा आता है। अब ये डा और ढा और ये वाला डा और ढा, इनका क्या मतलब है, इनको देखते हैं हम। तो ये नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, इन्हें हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखें इधर, इनको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इधर वाला दिख रहा होगा, तो देखो, तो देखें यहाँ ध्यान दें, इनके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं। ड व ढा, ये क्या है? ये देखो क्या है, इनके इनका प्रयोग कैसे होता है। तो ये इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग मध्य या अंत में होता है। मध्य में होगा या अंत में। कैसे? जैसे हमें लिखना हो मेढक, मेढक, तो ये वाला ढा बनेगा, इसमें नीचे बिंदी लगी होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेढक कहेंगे। और जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो देखो पढ़ के इसको देखो, पढ़, अड़ आ रहा है, अड़, मेढक, है मेढक, मेढक, अड़। आगे देखें अगला, जैसे चढ़ना, चढ़ना, ठीक। या कहते हैं हम गढ़, गढ़, तो इसमें कौन सी बिंदी वाला है। पर अगर हमें लिखना हो, क्या नाम है, जैसे और भी कई शब्द हैं अड़े वाले, डा वाले देखें तो जैसे लड़का, अड़ा आ रहा, लड़का, सड़क, सड़क, सड़क है, सड़क, ठीक। कड़क, कड़क, तो ये दिख रहे होंगे आपको कैसे लिखे जा रहे हैं कि मतलब ये बिंदी वाले हैं, तो इनका बिंदी वाले जो, जब जिनके नीचे बिंदी लगी होगी, उनका प्रयोग ज्यादातर कहाँ होगा? या तो मध्य में होगा या अंत में होगा। बिना बिंदी वाले कैसे लिखे जाते हैं? जैसे लिख लेते हैं बिना बिंदु वाले, जिनके नीचे बिंदु ना लगा हो, उनका प्रयोग कहाँ पे होता है? उनका प्रयोग होता है जैसे डमरू लिखना हो, क्या लिखना हो? डमरू, शुरू में होगा, तो शुरू में अगर डा बनेगा, तो ये डा है और ये क्या? लड़का, ये अड़ा है, लड़का, तो इसमें क्या बिंदी लगी हुई है? ढोलक, ढोलक, अगर शुरुआत में ढा का प्रयोग होगा तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाएगी, क्या होगा? ढोलक। और बीच में जब हो रहा है तो क्या लगाई जा रही है? बिंदी लगाई जाएगी। तो ये डा और ढा, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका प्रयोग है। इसको आप नोट कर लेंगे कहीं पे, ये काम की बात है, आगे आपको फायदा देगा। अब इसके बाद देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, ठीक। अल्प प्राण और महाप्राण, तो इसको नोट करते चलेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण के लिए भी हमें ये कचट तब जो है यहाँ लिखा हुआ है, कचट तब, इसको याद करके समझना पड़ेगा क्या क्या है अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखें, अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। महाप्राण, ठीक, ऐसा कर दिख रहा हो, अल्प प्राण और महाप्राण में क्या चक्कर है। तो देखो, अल्प प्राण वो होते हैं जिनमें वायु जो है वो वायु के आधार पे होते हैं, जिनमें वायु की सामान्य मात्रा की आवश्यकता हो। यहाँ लिख देते हैं वायु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वायु की सामान्य मात्रा का यूज हो तो वो कहलाते हैं क्या? हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक। अल्प, पहले अल्प प्राण ही समझ लेते हैं, फिर महाप्राण समझेंगे। देखो, तो अल्प प्राण में क्या है? अब अल्प प्राण में वायु की सामान्य आते कौन कौन है इसमें? जैसे स्वर बोलने में बहुत ज्यादा वायु नहीं निकलती है, तो सब स्वर आते हैं, तो जितने स्वर आते हैं तो इसका मतलब स्वर कितने हैं? 11, तो 11 तो स्वर आ गए, ठीक। फिर क्या आते हैं उसके बाद? ये जो कचटतब लिखा है, इसका पहला, तीसरा, पांचवा, एक एक वर्ग छोड़ दें तो 5 शब्द तो इसमें है, 5 ही इसमें है, 5 ही इसमें है, तो टोटल कितने हो गए? 15। तो यहाँ हम लिख देते हैं कौन कौन से आते हैं। पहला वर्ग, फर्स्ट वर्ग, प्लस सेकंड वर्ग, सॉरी थर्ड वर्ग, और प्लस फिफ्थ वर्ग। तो पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग के जो दिए गए हैं व्यंजन, वो आते हैं इसमें, किसमें? अल्प प्राण में, ठीक है। और एक कौन आता है? एक आता है इसमें अनुस्वार, और 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये सब मिला के हो जाते हैं कितने? ये सब हो जाते हैं 31।
टोटल मिला कितने हो जाएंगे 31। ये कौन है अनुस्वार जो बिंदी ऊपर लगती है अंग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, और 4 कौन है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। तो तुमसे पूछ सकता है पेपर में कि अल्प प्राण कितने होते हैं, तो 31 हैं। कैसे कैसे बने 11 स्वर 15 ये शब्द का 15 व्यंजन कहाँ गया है, एक पहले फर्स्ट वर्ग के थर्ड के, बहुत आसान है, पहला तीसरा पांचवा एक एक छोड़ छोड़ एक अनुस्वार जिसको अंग कहते हैं अंतस्थ चार्यार हुआ। ठीक, तो ये तो हो गए अल्प प्राण। अब इसके बाद आती है बात महाप्राण कौन से होते हैं। महाप्राण, महाप्राण क्या होगा जिसमें वायु की क्या हो पर्याप्त मतलब बहुत अधिक मात्रा चाहिए हो या बहुत पर्याप्त मात्रा निकलती है, तो वायु की पर्याप्त मात्रा होती है इसमें, किसमें महाप्राण में। होते कौन कौन से हैं महाप्राण में, महाप्राण की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग महाप्राण। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला तीसरा पांचवा तो इसी में चले गए, तो कौन कौन से बचे हैं अब दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे में 5 इसमें 5 इसमें, तो 10 तो यहीं से हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कौन कौन से आएंगे इसमें, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग किसका कचट तब का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आ जाएगा। ठीक, एक आ जाएगी विसर्ग जिसको आह बोलते हैं, विसर्ग अंगहा जो होता है, अंग तो इसमें चला गया था अनुस्वार जिसे कहते हैं। तो एक कौन आ गया विसर्ग का आ गया। अगला क्या होता है अब बचे, इसमें तो चले गए अंतस्थ, जो 4 ऊष्म व्यंजन बचे कौन से होते हैं ऊष्म, तीनों सा और हा जो होते हैं ऊष्म वाले, ऊष्म व्यंजन इनको कहते हैं हम लोग पहले लिख चुके हैं, वो आते हैं इसमें। तो कितने हो गए ये 15 हो गए, कितने हुए टोटल 15 हो गए, 10 एक और 4 मिलके, तो ये हो गए हमारे महाप्राण। तो ये भी आपको कचट तब से याद हो जाएंगे कौन कौन सा वर्ग, पहला तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण होते हैं। ठीक, 11 स्वर होते हैं अल्प प्राण, एक अनुस्वार होता है अल्प प्राण और 4 अंतस्थ होते हैं अल्प प्राण, जिन्हें कहते हैं हम लोग अल्प प्राण। क्यों कह रहे हैं उसमें प्राण का प्राण किससे है हम लोगों में, प्राण का मतलब है वायु, वायु की कम मात्रा की आवश्यकता हो, क्योंकि हम लोग प्राण का मतलब हम लोग जिंदा किससे हैं वायु की वजह से हैं, ऑक्सीजन से जिंदा है। तो अल्प प्राण का मतलब कम वायु की आवश्यकता हो, और महाप्राण का मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा चाहिए हो, तो उसे कहेंगे महाप्राण। इसके बाद एक और बचता है टॉपिक, क्या घोष और अघोष क्या होते हैं। ठीक, तो इन्हें हटा रहे हैं आप लिख लेंगे ना। अगला है घोष अघोष, वो भी आपको इसी कचट तब से ही देखना है, इसीलिए इसको लिख रखा है पहले से। देखें क्या है अगला, घोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। तो घोष को सघोष भी बोलते हैं, ये स्वर तंत्र के आधार पर पहली बार तो डिसाइड होते हैं, किसके आधार पे स्वर तंत्रियों के आधार पर। जैसे वायु जो है इसमें अगर स्वर तंत्रिकाएं आपस में मिले और वायु बहुत झटका देते हुए धक्का देते हुए बाहर निकले, तो उसे हम लोग कहेंगे घोष या सघोष, सघोष, इसका नाम सघोष भी है, सघोष या घोष एक ही बात है। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आते हैं, इसमें आता है तीसरा चौथा और पांचवा। जैसे आप पढ़ के देखें क ख ग घ ड़, तो इसमें यहाँ पे आवाज क्या हो जाएगी थोड़ी सी वायु ज्यादा झटके से निकलेगी, तो इसीलिए इसमें कौन कौन से आते हैं तीसरा वर्ग, थर्ड वर्ग प्लस फोर्थ वर्ग और प्लस फिफ्थ वर्ग। ठीक, ये किसमें आते हैं घोष में आते हैं, और इसमें प्लस अंतस्थ आते हैं, जो अंतस्थ है वो भी सघोष है सारे, प्लस हा, जो हा होता है संघर्षी वो भी इसी में आ जाता है। तो 3 वर्ग आ गए कौन कौन से, तीसरा चौथा पांचवा, और 4 अंतस्थ आ गए याराला व और हा आ गया, तो ये तो हो गए सघोष। अघोष कौन से होते हैं, अघोष ये क्या है, अब आपको पता ही चल गया होगा अघोष में, जब तीसरा चौथा पांचवा इसमें चले गए हैं तो अब बचा कौन पहला दूसरा, तो पहला वर्ग इसमें आएगा और कौन आएगा दूसरा वर्ग इसमें आएगा। ठीक, अब अंतस्थ तो चले गए, ऊष्म में से भी कौन चला गया, ऊष्म में से चले गए हा निकल गया, तो ऊष्म में 4 होते हैं तीनों सा और हा, तो अब 3 सा और बचे, तो इसमें तीनों सा आ जाते हैं, क्या जाते हैं तीनों सा जो है वो इसी में आ जाते हैं, इसमें अघोष में। ठीक है, तो ये तो अघोष और सघोष का हो गया। ठीक है, तो इसे आप सघोष अघोष समझ गए होंगे कैसे छांटने हैं, आपको ये कचटता याद हो उससे आप बहुत आसानी से छाट सकते हैं। ठीक, अब देखो थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इस पंचमाक्षर का थोड़ा खेल है, उसे देखते हैं क्या है। ठीक, देखें
पंचमाक्षर का क्या खेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचमाक्षर। ये हम लोग पढ़ते रहते हैं पर बहुत जान नहीं पाते। जैसे पंचमाक्षर में क्या मतलब है, जैसे क्या होता है, जैसे आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे चंदन, चंदन और पंचम, ठीक, गंगा, ऐसे शब्द सुने हैं आपने सब। और पंचम, हाँ, झंडा, झंडा। तो इनमें देखो क्या है, चंदन की जो सब में बिंदी लगी हुई है, पर सब, या चंपक एक और लिख लेते हैं, चंपक, ठीक। तो इसमें देखो क्या है, ये सारे शब्दों में बिंदियां लगी हुई, पर बिंदियों के मतलब अलग अलग है। बिंदियों क्या मतलब है, अलग अलग। और वो मतलब जो है वो पंचमाक्षर के आधार पे है। जैसे चंदन में जो बिंदी है वो ना बनती है आधी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं चंदन। पंचम की जो बिंदी अगर आपने कहीं लिखा देखा हो पंचम, तो पंचम ऐसे लिखा जाता है, पंचम। गंगा को आपने कभी संस्कृत की किताब में देखा होगा, तो वो ऐसे लिखा होता है, गड़ंगा जैसा लिखा होता है, ऐसे गड़ंगा लिखा हो। झंडा को आप अगर लिखेंगे तो झंडा आप ऐसे लिखते हैं। चंपक लिखेंगे तो यहाँ पे आप आधा माँ बनाएंगे, चंपक। तो आप देखें ये जो बिंदी है, ये अलग अलग रोल प्ले कर रही है। कहीं पे माँ बन जा रही है, कहीं बड़ा बन जा रही है, कहीं बड़ा डा बन रही है, कहीं पे आ खाली बन रही है, कहीं पे ना बन रही है। तो ये किस आधार पे बन रही है, ये बन रही है इस कचटतप के ही आधार पे। कैसे, जैसे चंदन में आपको दा देखना है, बिंदी के बाद वाला शब्द, बिंदी के बाद जो, सॉरी शब्द नहीं, बिंदी के बाद जो वर्ण आ रहा है वो देखना है। तो वर्ण कौन सा आ रहा है, दा। अब आप इसमें देखें दा कहाँ आ रहा है, तो ता था दा धा ना, तो दा यहाँ आया। दा वाले का पंचमाक्षर कौन है, ना है, तो इसका मतलब है यहाँ बिंदी का मतलब क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक। अब बिंदी के बाद देखिए कौन आया, चा आया, चा यहाँ पे है। चा का पंचमाक्षर कौन है, आ है, तो यहाँ पे क्या बना, आ बना। गंगा में देखें आप बिंदी के बाद कौन आया, गा आया, तो गा कौन से में है, गा यहाँ है। इसका पंचमाक्षर कौन है, क ख गा घा अड़ा, तो ये अड़ा यहाँ पे आ गया है, ठीक। झंडा में देखें आप, ड आया है, ड कौन से वाले में है, ड ये है। इसका पंचमाक्षर कौन है, अड़ा है, इसीलिए झंडा अड़ा आया। चंपक में बिंदी के बाद कौन है, पा है, पा का पंचमाक्षर कौन है, माँ है, इसीलिए बिंदी को क्या लिखा गया, माँ लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि बिंदी सब में देखने में एक ही जैसी है, पर उसके अर्थ अलग अलग हैं या मतलब अलग अलग हैं। और वो किस आधार पे हैं, वो पंचमाक्षर के आधार पे हैं। तो आप इस कचटतप की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों, अल्प प्राण जो हमने समझे, महाप्राण समझे, सभो सभो समझे, वो सब हमने किससे समझे, इसी कचटतप से समझे हैं। तो इस कचटतप को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये वर्णमाला की कुछ जानकारी थी जो आपको देनी थी। तो फिर अगली वाले जब हम आगे पढ़ेंगे तो संधियां पढ़ेंगे। संधियों में क्या है, इसका यूज होने वाला है, जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसमें ये यूज होने वाली वर्णमाला, इसीलिए इस वर्णमाला को पहले पढ़ाया, ठीक है। तो ये वर्णमाला खत्म है, आज के लिए इतना ही।